So, in the last video or in the last lecture, we had seen what is the consignment और उसके कुछ basic terms हमने सीखे थे. Okay, so we'll have a quick revision of the same. The one who sends goods, जो goods भेजता है उसको हम consignor कहते हैं, who is also known as principal. जो goods receive करेगा उसको हम बोलेंगे consignee या agent. Whenever the goods are sent on consignment, तो इसका ओनरशिप अभी भी कंसाइनर का है. ओके, इवन दो द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ कंसाइनी. एक्स ने गुड्स वाई को भेजा तो गुड्स आर विथ वाई और इसका ओनरशिप अभी भी एक्स का रहेगा. कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस नहीं भेजता है, डज नॉट सेंड एन इनवॉइस, क्योंकि उसने गुड्स बेचा नहीं है. वो उसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, जस्ट सामने वाले को पता चले कि हमने कितनी वैल्यू का गुड्स भेजा है, कितना क्वांटिटी भेजा है, उस चीज को समझने के लिए. नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट. कंसाइनी जो भी खर्चा करता है, एक्स ने वाई को गुड्स भेजा, वाई ने उस गुड्स को संभाला, लोडिंग अनलोडिंग, उसको बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट किया, तो वो जितना भी खर्चा करेगा, मतलब वाई ने एक्स के गुड्स को बेचने के लिए जो भी एक्सपेंस किया वो वाई एक्स से रिकवर करेगा. वाई विल रिकवर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन कंसाइनमेंट फ्रॉम एक्स. नंबर 6, सी यूजुअली ऐसा होता है, नंबर 6 समझने से पहले बता देता हूं कि अगर x और y फर्स्ट टाइम डील करें, दे आर डीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और x को अपना सेल बढ़ाना है, x वांट्स टू इंक्रीज हिज सेल्स, तो वो एट दैट टाइम y को ऐसा नहीं बोल सकता है कि गुड्स बेचोगे, है ना. नॉर्मली कैसा होता है, गुड्स बेचने के बाद पैसा आता है और जो पैसा आएगा वो y x को देगा, मतलब गुड्स बेचने से पहले y x को पैसा नहीं देगा. यूजुअली ऐसा होता है. बट अगर x और y ने नंबर ऑफ टाइम्स एक दूसरे के साथ डीलिंग कर लिया है और इनका गुड्स चलने लगा है, मतलब x जो भी गुड्स y को भेजता है वो y आराम से सेल कर पाता है, तो y अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होने के बाद, है ना, 10-15 बार उनका ट्रांजेक्शन हो गया है, अब y x को एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि y को पता है कि अब ये गुड्स कंफर्म सेल हो ही जाएगा. टाइम लगेगा, मे बी 1 मंथ 2 मंथ्स 15 दिन, पर ये सेल हो जाएगा. तो कभी कभी कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस पेमेंट भी देता है. समटाइम्स कंसाइनी गिव्स एडवांस पेमेंट टू कंसाइनर ऑल्सो. नंबर 7, कंसाइनी ने कंसाइनर को गुड्स को बेचने में हेल्प किया है. Y has helped X in selling the goods, क्योंकि X ने तो क्या किया था, सिर्फ Y को गुड्स भेज दिया था, आगे सेल करने वाला कौन है, Y. तो इसके लिए Y को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, दैट इज नोन एज कमीशन. तो हमने इसमें 3 टाइप ऑफ कमीशन देखे थे. एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा होता है डेल क्रेडर कमीशन, और तीसरा है ओवर राइडिंग कमीशन. ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन देता है तो ये कमीशन का परसेंटेज दिया होगा कि कंसाइनर कंसाइनी को 2% कमीशन देगा, 3% कमीशन, ऐसा कितना डेल क्रेडर कमीशन देगा वो स्पेसिफाइड होता है. पर ये कमीशन को कैलकुलेट कौन सी वैल्यू पे करेंगे, कौन सी वैल्यू पे ये कमीशन कैलकुलेटेड होगा. तो अगर कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो, क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो कमीशन टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होता है. कोई भी कमीशन है, दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन हो चाहे डेल क्रेडर कमीशन हो, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स. बट इन केस क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाइड है
कि डेल क्रेडिट कमीशन को सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे कैलकुलेट करना है, तो ही आपको परसेंटेज क्रेडिट सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्पेसिफाइड हो तो ही, कुछ भी नहीं लिखा है तो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। क्या याद रखेंगे? इफ नथिंग स्पेसिफाइड देन कमीशन विल बी एप्लीकेबल ऑन टोटल सेल्स। इफ स्पेसिफाइड ऑन क्रेडिट सेल्स तो कमीशन का परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा क्रेडिट सेल्स। पॉइंट नंबर 8, पीरियडिकली मतलब कुछ रेगुलर पीरियड के इंटरवल पे, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कंसाइनी कंसाइनर को एक स्टेटमेंट भेजता है जिसको हम कहते हैं अकाउंट सेल्स। मतलब कंसाइनर ने कंसाइनी को कितना गुड्स भेजा था, उसमें इससे कंसाइनी ने कितना बेचा, कंसाइनी को कितना खर्चा हुआ, कंसाइनी ने अपना कमीशन कितना डिडक्ट किया, कंसाइनी ने पर्सनल यूज के लिए कितना गुड्स रखा, ये सारी बातें मतलब उस गुड्स से रिलेटेड एक्स ने वाई को जो भी गुड्स भेजा है उससे रिलेटेड जितनी डिटेल होगी वो ये अकाउंट सेल्स में लिख देगा। ओके, क्या क्या लिखा होगा? कंसाइनी ने जो भी खर्चे किए वो, उसका जो कमीशन बनता है वो, कितना पेमेंट अभी भी करना बाकी है, व्हाट अमाउंट ऑफ पेमेंट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। मतलब कंसाइनी ने गुड्स तो बेच दिया है, उसके पास पैसा भी आ गया है, पर उसने अभी तक वो पैसा कंसाइनर को दिया नहीं है, वो अमाउंट कितना है। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको समझाया था कि अगर x, y और y के अलावा ऐसे 5-10 अलग अलग लोगों को कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजता है तो आपको उसका प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली हर एक कंसाइनी के लिए निकालना पड़ेगा। मतलब आप टोटल प्रॉफिट एक साथ नहीं निकाल सकते। Y को गुड्स भेजा उस पर कितना प्रॉफिट, Z को गुड्स भेजा उस पर कितना प्रॉफिट, P को गुड्स भेजा उस पर कितना प्रॉफिट, ये आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न्ड। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम नॉर्मली 3 अकाउंट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर वी यूजुअली प्रिपेयर 3 अकाउंट्स। एक होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, दिस इज ऑफ नॉमिनल अकाउंट नेचर। दूसरा होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स का है, मतलब ये होगा रियल अकाउंट। और तीसरा होता है कंसाइनी का अकाउंट, तो वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, इट विल बी ऑफ पर्सनल नेचर। उसके बाद कुछ डिफरेंस दिए हैं जो अभी हमको पढ़ने की नेसेसिटी नहीं है एज ऑफ नाउ। अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एक्स की बुक्स में एंट्री कौन सी होगी, तो हमने कौन से लेजर बनाने का सोचा है? कंसाइनर अकाउंट, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और तीसरा कंसाइनी का अकाउंट। ओके, अब इसका गोल्डन रूल क्या लिखा हुआ है? ओपन एन अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शंस। ये सब आपको चीजें बताई हुई है। हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर उसका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस। ओके, सो वी हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर ईच कंसाइनमेंट। जितने अलग अलग लोगों को आपने गुड्स भेजा है सबके लिए सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या बताया आपको? नॉमिनल। इट इज, वी कैन से इट इज अ नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट।
सो नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शंस, सिर्फ मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो पढ़ो. व्हेन गुड्स आर कंसाइंड, मतलब X इज सेंडिंग गुड्स टू Y. क्या लिखेंगे? X इज सेंडिंग गुड्स टू Y. X कंसाइनर है, Y कंसाइनी है. तो जब हम कंसाइनमेंट भेजेंगे, वी विल सेंड द गुड्स, तो क्या एंट्री लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. गुड्स हमारे पास से गया, ओके, और डेबिट क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट. वाई सो? बिकॉज हम ऐसा मानते हैं, इफ वी आर सेंडिंग द गुड्स, उसको हम बोलेंगे ये हमारा एक्सपेंस है. इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ओके. और नॉमिनल अकाउंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. इसीलिए जो गुड्स हमने भेजा है उसको कहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. और गुड्स वाले अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. वाई एम आई ड्रॉइंग लेजर अकाउंट? मैं क्यों लेजर बना रहा हूँ? क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा भी लेजर ही जाएगा. उसके लिए जर्नल एंट्री पढ़ना नेसेसरी है, दैट इज वन थिंग, बट आपको एग्जाम में लेजर ही पूछा जाएगा. और इसी चीज से आपकी कंसाइनमेंट की शुरुआत होगी. दिस विल बी द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन. कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा. नंबर 2, आप उसको सीक्वेंस में याद करके देखो, है ना. एक्स ने कंसाइनर को एक ट्रक में, है ना, गुड्स लोड करके भेजा है. एक्स इज सेंडिंग गुड्स इन अ कंसाइनमेंट. गुड्स लोड करके वाई को भेज रहा है. तो गुड्स भेजने के लिए उसको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा. पर ये खर्चा कौन करेगा? एक्स. इसको बोलेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर. अगेन, जैसा मैंने आपको बोला कि कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ओके. तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होंगे. तो क्या एंट्री लिखेंगे? देखो, कंसाइनर का खर्चा है, मतलब ये किसका खर्चा है? एक्स का. So we'll say कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये भूल जाओ, सप्लायर अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब भूल जाओ. इट विल बी ओनली टू कैश अकाउंट, ओके. नंबर 3, इन केस कंसाइनी हमें एडवांस पेमेंट देता है, कंसाइनी के पास से एडवांस रिसीव हुआ, तो कंसाइनी पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर. इसके लिए हम कंसाइनी का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट. और उसने हमको पैसा दिया तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट. वो नॉर्मली डिमांड ड्राफ्ट भेजता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं मोस्ट केसेस में? बैंक अकाउंट. ये कंसाइनर के बुक्स में है, ओके, ये भूलना नहीं है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसाइनीज अकाउंट. Now, on receipt of account sales. अकाउंट सेल्स का मतलब क्या होता है? कंसाइनी सपोज हर महीने के एंड में, दैट इज हर महीने की 30 से 31 तारीख को कंसाइनर को एक रिपोर्ट बना के भेजता है. और उस रिपोर्ट में वो ये डिटेल देगा कि मैंने कितना गुड्स बेच दिया, आपका जो गुड्स मेरे पास आया था उसमें मैंने कितना खर्चा किया, मेरा कमीशन कितना है, वो सारी बातें वो उसमें लिखेगा. तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ों के बारे में डिस्कशन है. एक, कितना सेल किया. दूसरा, कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पे, वाई ने एक्स के बिहाफ पे कितना खर्चा किया है, वो हमको देखना है. तो नंबर 1, सेल प्रोसीड्स. सेल प्रोसीड्स का मतलब, सपोज एक्स ने वाई को
2000 बैग्स भेजी थी किसी एक प्रोडक्ट की। ओके, अब वाई ने मंथ एंड में 31 अक्टूबर के दिन फॉर एग्जाम्पल एक रिपोर्ट बना के भेजा कि देखो आपने ये जो 2000 बैग्स भेजी थी उसको मैंने अनलोड करवाया, उसके लिए मुझे 1000 रुपये का खर्चा हुआ। ये गुड्स मैंने अपने गोडाउन में रखे हैं तो उसका 3000 रुपये भाड़ा हुआ है ना, रेंट ऑफ गोडाउन। और ये जो 2000 बैग्स थी इसमें से मैंने 1700 बैग्स एक बैग के 400 रुपये के हिसाब से सेल कर दिया है। मतलब कितना गुड्स बेच दिया, आउट ऑफ 2000 बैग्स 1700 बैग्स आर सोल्ड, 300 बैग्स आर स्टिल इन स्टॉक। मतलब इस अकाउंट सेल से कंसाइनर को सब कुछ पता चल जाएगा कि अब तक कंसाइनी ने कितना गुड्स बेचा है, कितना गुड्स उसके पास अभी भी पड़ा है, उसने मेरे बिहाफ पे कितना खर्चा किया, मतलब वाई ने एक्स के बिहाफ पे कितना खर्चा किया है। तो उसका अब एक्स जर्नल एंट्री लिखिए। हु विल राइट द जर्नल एंट्री? एक्स। जो सेल किया उसके लिए, ये एंट्री किसके लिए है? सेल्स। तो अगेन कंसाइनमेंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, इस हिसाब से सोचेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि कंसाइनमेंट में अब सेल माने इनकम बुक होना चाहिए। हमने जब गुड्स भेजा था तो वो हमारा एक्सपेंस था, हमने डेबिट साइड लिखा था। अब सेल हो गया तो हम इनकम लिखेंगे, वी विल राइट इनकम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि ये पैसा हमें किसके पास से लेना है? वी आर सपोज टू रिसीव 1700 बैग्स कंसाइनी ने बेची, उसका एक बैग का उसको 400 रुपये मिला, तो टोटल हमें उसके पास से 6,80,000 लेना है। ओके, तो कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड, इन द कंसाइनी अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि कंसाइनी अब हमारा डेटर बनेगा, तो लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 6,80,000। ये जो 1700 बैग्स बेची उसका पैसा हम उसके पास से, देखो जो बेचा उसका पैसा ही मांग रहे हैं, जो 300 बैग्स अभी भी अनसोल्ड है उसका पैसा हम लोग अभी डिमांड नहीं कर रहे। सो वन एक्सपेंस, वन record will be of sales. Second record, the other record or other entry that will be made is for expenses incurred by consignee. तो कंसाइनी ने हमारे बिहाफ पे कितना खर्चा किया है? 4,000 रुपये। ओके, ये एक्सपेंस है, तो अगेन हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड, बट इधर नाम क्या लिखेंगे? टू कंसाइनी अकाउंट। क्या लिखेंगे? क्योंकि ये पैसा हमें किसको देना है? 4,000 रुपये। इधर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 4,000। किस चीज़ का है? 1,000 रुपये लोडिंग अनलोडिंग का और 3,000 रुपये गोडाउन का भाड़ा दिया उसका। मतलब इतना पैसा बेसिकली हम लोग कंसाइनी के पास से कम लेंगे। वी विल रिसीव दिस मच अमाउंट लेस। नंबर 5, कंसाइनी ने पहले हमको, सपोज हमने उसको जितने गुड्स भेजे उसके बदले उसने हमको 2 लाख रुपए दे दिए थे, 2 लाख रुपए का चेक उसने भिजवा दिया था बाय बैंक अकाउंट। अभी वो फाइनल सेटलमेंट भेज रहा है, मतलब हमें उसके पास से 680 लेना है, उसके सामने हमें उसको 4,000 देना है, और वो ऑलरेडी हमें 2 लाख दे चुका है, तो वो बाकी का अमाउंट जिसको बोलेंगे बैलेंस पेमेंट वो हमें भिजवा देगा। तो क्या करेंगे? 680 में से बाकी सारी फिगर माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कंसाइनी हमें भिजवा देगा। ये बात ऑब्वियस है। उसने हमारे बिहाफ पे 6,80,000 रुपये का सेल किया, एक और चीज़ हम उसको देंगे, कमीशन।
सपोज उसका कमीशन बनता है 50,000 रुपीज, तो ये सारी अमाउंट माइनस करने के बाद एक उसने हमारे बिहाफ पे जो खर्चा किया वो, दूसरा उसने हमको एडवांस पेमेंट किया वो, और तीसरा हमें उसको जो कमीशन देना है, ये तीनों चीजें माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचेगा वो पैसा वो हमें भिजवा देगा। ठीक, तो हम जो नेक्स्ट एंट्री देखने वाले हैं वो उससे रिलेटेड है। एक्चुअली हमें पहले कमीशन का एंट्री सीखना चाहिए जो आगे आने वाला है, पर वी शुड फर्स्ट लर्न द एंट्री ऑफ कमीशन। एक एक चीज का ध्यान देना, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, उसका एक एंट्री किया। कंसाइनर ने गुड्स भेजते वक्त जो एक्सपेंस किया उसका एंट्री लिखा। तीसरा क्या लिखा, कंसाइनर ने अगर हमें कुछ एडवांस पेमेंट दिया है तो वो। चौथा, कंसाइनर अकाउंट सेल्स भेजेगा, कंसाइनर विल बी सेंडिंग अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स का मतलब क्या, उसने अभी तक कितना गुड्स बेचा, कितना अभी भी पड़ा है। कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पे, मतलब वाई ने एक्स के बिहाफ पे कितना खर्चा किया है, वो सारा डेटा उसमें होगा। एंट्री नंबर 5, कंसाइनी अगर कुछ फर्दर पेमेंट करता है, बैलेंस पेमेंट, तो उसका। नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देता है, डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट पेड। ये डेल क्रेडिट कमीशन नॉर्मली क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड होता है। एक्स ने वाई को गुड्स भेजा, वाई ने कहा कि मैं आगे बेचूं, उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप मुझे अलाउ करो कि मैं इसको क्रेडिट पे बेचूं तो आपका सेल बढ़ सकता है। तो एक्स ने पूछा कि अगर ये गुड्स का पैसा नहीं आया तो लॉस किसका है, तो वाई ने कहा लॉस तो आपको ही बेयर करना पड़ेगा। तब एक्स ने कहा कि काम करो, तुम एक्स्ट्रा कमीशन लियो और लॉस तुम्हारा। तो वाई ने कहा ठीक है। मतलब एक्स अगर वाई को एक्स्ट्रा कमीशन देता है तो लॉस वाई का, बट अगर एक्स ने कमीशन नहीं दिया तो लॉस एक्स का हो जाएगा। कमीशन नॉट पेड है तो लॉस एक्स का, कमीशन पेड होगा तो लॉस वाई का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, कमीशन इज नॉट पेड। और अगर पैसा नहीं मिला, वाई ने किसी को गुड्स बेचा, सपोज जेड को, पर जेड इंसॉल्वेंट हो गया, जेड बिकम्स इंसॉल्वेंट, जेड के पास पैसा नहीं है, तो जेड ने वाई को मना बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं, तुम्हारा पैसा डूब गया। और वही इंफॉर्मेशन वाई ने किसको पास ऑन कर दी, एक्स को, कि देखो मैंने जेड को 5,000 रुपये का गुड्स बेचा था और वो अभी देने से मना बोल रहा है, वो बैड डेट हो गया। तो बैड डेट अगेन इज अ लॉस, नॉमिनल अकाउंट है, तो वो क्या करेंगे, इट विल बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और हम इतना पैसा किसके पास से कम लेंगे, मतलब सपोज कंसाइनर ने 5 लाख रुपए का सेल किया था और अब 5,000 नहीं आएगा तो हम वो अमाउंट माइनस कर देंगे। सपोज कंसाइनी ने 5 लाख रुपए का सेल्स किया था और अब वो अमाउंट अगर नहीं मिलेगा 5,000 रुपये, तो कंसाइनी के अकाउंट से वो माइनस कर देगा कि इतना पैसा मैं तुम्हारे पास से कम लूंगा। एंट्री देखो क्या लिखा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अगर कमीशन नहीं दिया है तो व्हाट इफ कमीशन इज पेड, अगर कंसाइनी को कमीशन पे करता है तो लॉस वाई का है। अगर वाई का लॉस है तो एक्स को वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू पास एनी एंट्री। सिंपल चीज है, अगर एक्स कमीशन नहीं देता है तो उसको लॉस का एंट्री लिखना पड़ेगा, और एक्स कमीशन देता है तो उसको सिर्फ कमीशन का एंट्री लिखना पड़ेगा, लॉस का एंट्री लिखने की जरूरत नहीं।
ओके, नंबर 7 इसको हम बाद में पढ़ेंगे, we'll keep it pending. नंबर 8, for any unsold goods on consignment account. अनसोल्ड का मतलब अभी मैं समझाता हूँ. एक्स ने वाई को 2000 बैग्स भेजी थी किसी भी एक प्रोडक्ट की. 31 मार्च तक कितनी सोल्ड हो गई? 1700 बैग्स. कितनी बची है अभी भी? 300. तो जो अनसोल्ड है इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक. इट विल बी कंसीडर्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. तो वो कहाँ लिखेंगे? ऐसा याद करो, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखता? बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड. तो ऐसा सेम टू सेम कंसाइनमेंट में करेंगे. अब इसको टैली कैसे करते हैं वो देखो. जस्ट सी, मैंने 2000 बैग्स भेजी तो वो डेबिट साइड. उसमें से कंसाइनी ने 1700 बैग्स सेल कर दी तो वो क्रेडिट साइड. कितनी बची? 300. तो वो भी कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड. तो ये मैच हो गया आपका. हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड का क्वांटिटी का टोटल मैच होना चाहिए. ओके, तो हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट कहाँ लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड. वी विल मेंशन इट ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड. लास्ट एंट्री है कमीशन पेएबल टू कंसाइनी. कमीशन कौन पे करेगा? एक्स. किसको पे करेगा? वाई. तो एक्स के लिए वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट. देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. अब इसको जर्नल एंट्री के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू जर्नल एंट्री. एक एक चीज याद रखना. एक्स सेंट गुड्स टू वाई. इसको सिंपली समझने के लिए हम लिखेंगे ये एक्स है और ये वाई है. सेंट लिखा है. क्या लिखा है? सेंट. भेजा. कितने रुपए का गुड्स? 50,000. एक्स ने 1 जुलाई 2019 को 50,000 रुपए का गुड्स वाई को भेजा. ओके, तो अब एंट्री याद करो. सबसे पहले गुड्स सेंट, एंट्री लिखा हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. देखो एंट्री लिखा है. ये कंसाइनमेंट टू वाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. कितने रुपए का गुड्स भेजा था? 50,000. अब दूसरा एंट्री, एंड स्पेंट ₹1,000 ऑन पैकेजिंग. किसने खर्चा किया? एक्स ने. कितना खर्चा किया? 1,000 रुपए. ओके, एक कॉमन लॉजिक याद रख लो. कोई भी खर्चा हो, जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हो और कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे वो खर्चा कंसाइनर करे या खर्चा कंसाइनी करे, प्लीज बी केयरफुल. खर्चा कंसाइनर करे या खर्चा कंसाइनी करे, मतलब एक्स करे या वाई करे, खर्चा है मतलब वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा. एक्सपेंस है तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा. तो डेबिट वाला पोर्शन समझ में आ गया. अगर कंसाइनर खर्चा करता है तो हम लिखेंगे टू बैंक या टू कैश. क्या लिखेंगे? टू बैंक या टू कैश. इसकी जगह कंसाइनी खर्चा करें. इफ कंसाइनी मेक्स एक्सपेंस तो देखो टू वाई. कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट हो ही रहा है, पर टू बैंक की जगह लिखेंगे टू वाई. प्लीज बी केयरफुल. कोई भी खर्चा हो, खर्चा हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, और अगर कंसाइन न करे तो टू बैंक अकाउंट.
इसकी जगह अगर कंसाइनी करता खर्चा तो लिखते इधर टू कंसाइनी अकाउंट। अगर कंसाइनी खर्चा करता तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, on 3rd July Y received the goods and sent his acceptance। देखो लैंग्वेज समझने की बहुत जरूरत है। उसने एक्सेप्टेंस भेजा मतलब उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर दिया। कितने रुपए का? 30,000। 3 जुलाई के दिन वाई ने एक्स को बिल एक्सेप्ट करके भेज दिया कि चलो तुमको मैं 30,000 अभी का अभी दे देता हूँ। तो उसने पैसा नहीं दिया, उसने क्या दिया? बिल। एक्स के लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये किसने दिया? वाई ने। एक सिंपल चीज समझते हैं, एक्स ने जो गुड्स भेजा है उसके अगेंस्ट उसको कितना रुपए मिल गया? ऑलरेडी 30,000। आगे बढ़ते हैं। वाई स्पेंड ₹2,000 ऑन फ्रेट। वाई मतलब कौन है? कंसाइनी। वाई का मतलब क्या होगा? कंसाइनी। तो मैंने बोला आपको कंसाइनमेंट पे खर्चा कोई भी हो, कंसाइनमेंट पे खर्चा कोई भी हो वो डेबिट होगा, इट विल बी डेबिटेड। कंसाइनर करे तो टू बैंक अकाउंट, और कंसाइनी करे तो टू कंसाइनी अकाउंट। तो देखो कंसाइनी ने जितना खर्चा किया है वो पूरा यहाँ पे टोटल करके लिख दिया। कौन सा खर्चा किया कंसाइनी ने? 2,000 रुपये फ्रेट का, 500 गोडाउन का और 300 रुपये रेंट का। ओके। ऑन 31st दिसंबर, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, प्लीज बी वेरी मच केयरफुल ना, ये आपको बोलेंगे नहीं, आपको समझना पड़ेगा। वाई ने कौन से दिन पे बिल एक्सेप्ट करके भेजा था? 3 जुलाई। कितने मंथ्स का बिल था? 3 मंथ्स का। ओके। और अगर बिल है तो कितना डेज ऑफ ग्रेस लगेगा? 3 डेज ऑफ ग्रेस। इसका टाइम हो जाएगा 6 अक्टूबर 2019। अभी ध्यान देखना, बिल का मैच्योरिटी डेट हमने एवरेज ड्यू डेट वाले चैप्टर में ये पढ़ा है। बिल का मैच्योरिटी डेट कौन सा है? 6 अक्टूबर। और कंसाइनी ने अकाउंट सेल्स कब भेजा? 31 दिसंबर को। इसका मतलब ये अकाउंट सेल्स आया उसके पहले आपके बिल का मैच्योरिटी डेट आ गया है। तो यहाँ पे इसका एंट्री देखो कैसे लिखा हुआ। हमने ये अज्यूम कर लिया दैट वो बिल का पेमेंट हमें 6/10 को मिल गया, ऐसा हमने क्या किया है? अज्यूम, है ना, क्योंकि डिसऑनर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बिल मिला और उसका पैसा हमें मैच्योरिटी डेट पे मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेड। बिल वॉज ऑनर्ड, क्या बोलेंगे इसको? बिल वॉज ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब हमें पैसा मिलना था और मिल गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शोइंग दैट, उसने अकाउंट सेल्स भेजा, उसमें क्या बोला? ऐसा शो किया कि 4/5 गुड्स बिक चुका है। देखते हैं कितने रुपए का गुड्स भेजा था? 50,000 रुपये। इसका 4/5 मतलब 40,000 रुपये का गुड्स हमने बेच दिया है। मतलब अभी भी कुछ अनसोल्ड है। क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। जितना गुड्स भेजा था उसका 4/5 सेल हो गया। अभी भी कितना सेल नहीं हुआ है? 10,000 रुपये। चलो उसकी बात बाद में करेंगे। कितने में बेचा? कंसाइनी ने
4/5 गुड्स जो था वो कितने में बेच दिया, 55,000 में। ये कंसाइनमेंट सेल्स है, दिस इज कंसीडर्ड एज कंसाइनमेंट सेल्स। ये हमारी इनकम है, मतलब ये क्रेडिट होगा, इट विल बी क्रेडिटेड। तो लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, और ये पैसा किसके पास से लेना है, जिसने गुड्स बेचा है। सो वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, हमें वाई के पास से 55,000 लेना है। okay? आगे बढ़ते हैं। वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। कमीशन किस पे गिना जाएगा, सेल्स के ऊपर। ओके, कमीशन कंसाइनर के लिए होगा खर्चा, इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंस। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 5500। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वन ऑफ द कस्टमर्स टर्न्ड इंसॉल्वेंट। एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और उसने हमको 600 रुपये नहीं दिए, ये बोलेंगे बैड डेट, दिस इज अ लॉस ऑफ बैड डेट। पर ये बेयर कौन करेगा, हु विल बेयर द लॉस ऑफ बैड डेट। तो आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, क्या कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दिया था। अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन देता है, पेड है, तो ये लॉस वाई का है। बट अगर नॉट पेड है तो ये लॉस एक्स का है, दिस लॉस इज ऑफ एक्स। ओके, तो हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी डेल क्रेडिट कमीशन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं, इसका मतलब कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दिया नहीं है, तो ये लॉस किसका हो जाएगा, कंसाइनर। मैंने आपको बोला कि कोई भी एक्सपेंस हो या लॉस हो, वो कंसाइनमेंट में तो डेबिट होगा ही, इट विल बी कंपल्सरीली डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। तो देखो डेबिट हो गया, इन लोगों ने बैड डेट का अमाउंट भी साथ में लिख दिया। और ये किस में क्रेडिट हो गया, वाई को। वाई को क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि इतना पैसा हम वाई के पास से कम लेंगे। वाई ने भले 55,000 का गुड्स बेचा है, पर हम उसके पास से पूरा 55,000 नहीं ले सकते हैं, उसमें से 600 रुपये कम करके ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको कस्टमर ने नहीं दिया, वो हमें नहीं देगा। वो हमें क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमने उसको डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया है। तो बेसिकली मैं आपको वापस ट्रांजेक्शन्स का एक बार रिकैप करवा देता हूँ पूरा क्वेश्चन का। गुड्स सेंट बाय कंसाइनर, नंबर 2 expenses incurred by consignor, number 3 expenses incurred by consignee, number 4 advance payment made by consignee, number 5 sales made by consignee, number 6 commission payable to consignee, number 7 loss of bad debt if any। इसमें एक लास्ट एडजस्टमेंट देना बाकी है, जो क्वेश्चन में कभी भी स्ट्रेट अवे बताया नहीं होगा। इट विल बी द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना लिखना है। ओके, तो ध्यान से देखना, बी केयरफुल। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड। तो हमें क्या बताया गया कि
कि 50,000 का गुड्स आपने भेजा है, इसमें से कितना सेल हो गया, 50,000 का 4/5, उसका मतलब 40,000 का गुड्स सेल हो गया, अभी भी 10,000 रुपये का गुड्स बाकी है, ये हो गई उसकी कॉस्ट। इसमें दो एक्सपेंसेस ऐड होंगे, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर बट ओनली proportionate, only proportionate expenses। ओके, तो देखते हैं proportionate expenses का मतलब क्या है। कंसाइनर ने गुड्स भेजते वक्त, बता देता हूं आपको, कौन सा खर्चा किया था, ओनली दिस 1,000 रुपीज। कितने रुपए का गुड्स भेजने के लिए, 50,000 का गुड्स भेजने के लिए। इज इट ओके? मतलब 50,000 रुपये के गुड्स पे कितना खर्चा हुआ है, 1,000। तो 10,000 के गुड्स पे कितना, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट। सो 10,000 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ये आएगा 200 रुपये। कंसाइनर के खर्चे में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने वाला लास्ट पॉइंट है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। मतलब वाई के जो खर्चे हैं वो, और इसके लिए कंडीशन क्या है, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या, ऐसे जो भी एक्सपेंसेस हैं जो वाई सिर्फ एक बार करता है, ऐसे जो भी एक्सपेंसेस हैं जो वाई सिर्फ एक बार करेगा तो उसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग। बार बार करने वाला है तो उसको बोलेंगे रिकरिंग। हम कौन सा एक्सपेंस ऐड करेंगे, ओनली नॉन रिकरिंग। चलो पढ़ते हैं, लेट्स हैव अ रीडिंग ऑफ द सेम। वाई ने कौन सा खर्चा किया था, we'll have a reading of the same। वाई ने क्या क्या खर्चा किया है, 2,000 ऑन फ्रेट। फ्रेट इज वन टाइम। अब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस होगा तो एक ही बार पे करोगे, बट ऑब्वियस है। ₹500 ऑन गोडाउन रेंट, तो गोडाउन का रेंट आपको एवरी मंथ पे करना पड़ता है, यू हैव टू पे गोडाउन रेंट एवरी मंथ। मतलब ये हो गया तुम्हारा रिकरिंग एक्सपेंस। ₹300 ऑन इंश्योरेंस, ना आपने गुड्स को इंश्योर करवाया है, आपको रेगुलरली इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। तो जो खर्चे बार बार होंगे वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो वाई ने खर्चा तो टोटल 2,800 का किया है, 2,000 रुपये फ्रेट का, 500 रुपये गोडाउन रेंट का और 300 रुपये इंश्योरेंस का। तो उसमें से जो फ्रेट का खर्चा है वो एक ही बार होगा। अब दूसरी बार इसी गुड्स पे, मतलब जो गुड्स वाई ने एक्स ने भेजा है 50,000 रुपये, इसी गुड्स पे दूसरी बार फ्रेट नहीं लगेगा। फ्रेट एक बार लगना था वो लग गया, और जब तक ये गुड्स बिकेगा नहीं तब तक हमें गोडाउन में रेंट पे करना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। तो वो रिपीटेड एक्सपेंसेस है, इसीलिए उसको क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे, ओनली 2,000, पर वो भी प्रोपोर्शनेट, वो भी प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होगा, जैसा हमने अभी वैल्यूएशन सीखा था, 50,000 के गुड्स पे 2,000, तो 10,000 पे कितना, सो 10,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 50,000, आपका आंसर आएगा 400 रुपीज। और अब हम करेंगे तीनों का टोटल, मतलब
10,000 रुपये, 200 रुपये और 400 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक का टोटल वैल्यू बनेगा 10,600। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एक इम्पॉर्टेंट मैटर होगा क्लोजिंग स्टॉक का और दूसरा इम्पॉर्टेंट मैटर होगा वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ने जैसा है, क्योंकि अगर एक या दो फिगर में गलती हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन हाथ से जा सकता है। एंट्रीज के मार्क्स मिलेंगे, बट पूरा क्वेश्चन जो आपका 10 आउट ऑफ 10 हो सकता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो लास्ट हमने फाइंड आउट किया, देखो 10,600 रुपये, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, उसका टोटल किया। क्रेडिट साइड हायर है तो डिफरेंस अमाउंट आया डेबिट साइड, इसको बोलेंगे प्रॉफिट। दूसरा उन्होंने बनाया है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा बनाया वाई का। वाई का वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। देखो हमने उसको 55,000 का गुड्स भेजा था, उसने हमको ऑलरेडी 30,000 रुपीज़ दे दिया था। अब हम उसके अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट एंट्री ही करेंगे मोस्ट केसेस में। एक ही बार डेबिट आएगा, फिर मोस्ट केसेस में क्रेडिट ही आएगा। वो क्रेडिट किस चीज़ का होगा? कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो, जो भी एडवांस दिया है वो, उसका जो भी कमीशन है, मोस्टली ये तीन चीज़ें होती हैं। कंसाइनी ने अगर एडवांस दिया है तो, कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया है तो, और उसको हम जो भी कमीशन देंगे वो, तो उसको ये 3,400 के अमाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? 2,000 रुपये फ्रेट, 500 रुपये गोडाउन रेंट, 300 रुपये इंश्योरेंस और 600 रुपये बैड डेट। एक कस्टमर ने 600 रुपये नहीं दिए थे तो उतना पैसा वाई के पास से हम लोग कम लेंगे। 55,000 का टोटल सेल्स, उसमें से ये सारी फिगर माइनस करेंगे तो अभी भी हमें उसके पास से 16,100 रुपये लेना है। वी आर सपोज टू रिसीव 16,100 फ्रॉम वाई, तो वो हमें बैलेंस पेमेंट भेज देगा। कुछ भी नहीं बोला है तो हम ऐसा मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि वाई हमको एक डिमांड ड्राफ्ट बना के भेज रहा है, क्योंकि जब वो अकाउंट सेल्स भेजेगा तो अकाउंट सेल्स के साथ पैसा भी भेजेगा। दिस इज हाउ जर्नल एंट्रीज विल बी रिटर्न, एंड ऑन द जर्नल एंट्री बेसिस यू आर सपोज टू प्रिपेयर लेजर। आपको एग्जाम में स्ट्रेट अवे लेजर पूछा जाएगा। ओके, तो आपको ये अकाउंट बनाना है, दूसरा ये अकाउंट बनाना है, तीसरा आपको कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, और इसके साथ कुछ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बेसिकली इस केस में होगा क्लोजिंग स्टॉक का। दे हैव नॉट गिवन, और मैंने आपको जो भी करवाया है वो आप लिख सकते हैं, और वर्किंग नोट लिखना कंपलसरी है, विदाउट विच यू विल नॉट बी गिवन द आंसर्स, without which you will not be given full marks। मैंने आपको यहाँ पे जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का या वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का ये जो पूरा टोटल बनाया है इधर, that you are supposed to show। That makes the end of question 1. In the next video we will be discussing about valuation of inventory in depth and some more questions.